Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the class of Business Finance. Today is our fourth lecture, which is on concepts of finance. The first concept which we are going to discuss in today's lecture is corporate social responsibility. Corporate social responsibility is a self-regulating business model that helps a company be socially accountable to itself, its shareholders, and the public. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो सुनने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा अपना मॉडल बनाना चाहिए कि वो उससे उसकी बिजनेस को इटसेल्फ उसके जो स्टेक होल्डर्स कौन है जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस से कोई ना कोई जिनका वास्ता पड़ता है या जिनको बिजनेस से अफेक्ट होता है और जनरल पब्लिक जो है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े, यानी कि वो बैडली इम्पैक्ट ना हो रहे हो। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉरपोरेशन का सोसाइटी में जो एथिकल रोल है या मोरल रोल जो है वो उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। कॉर्पोरेट इसको हम इन शॉर्ट हम बोलते हैं सीएसआर। सीएसआर जो है वो किसी भी बिजनेस को इनकरेज करता है कि वो ऐसे अपनी अपनी जो बिजनेस एथिक्स है या अपना जो काम है या बिजनेस एक्टिविटीज है वो इस तरह से करे कि उसका सोसाइटी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट आए। जिस तरह से आपको शायद आप लोगों को इतना आइडिया ना हो कि पहले टीवी के ऊपर जो है वो सिगरेट के जो एड्स हैं वो बहुत ज्यादा आया करते थे। ठीक है, लेकिन उसके एंड पे एक वो डिस्क्लेमर देते होते थे कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, वजारत सेहत। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उसके ऊपर भी कोर्ट में कुछ लोगों ने केस लाया कि जब स्मोकिंग अच्छी है ही नहीं तो हम इसको वाया एड्स जो है वो क्यों प्रमोट करें, तो अब आपको स्मोकिंग के एड्स जो है वो बहुत कम नजर आएंगे। इसी तरह से अब जो टोबैको कंपनीज हैं उन्होंने क्योंकि उनको ये पता है कि ये सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज नहीं है, बट स्टिल दे आर जनरेटिंग, लेकिन उसके लिए वो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान में जो टोबैको कंपनी है वो क्या कर रही है कि वो डिफरेंट जगह पर जो है वो प्लांटेशन की जो है वो स्कीम्स चला रहे हैं कि ग्रीन पाकिस्तान की। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा और ब्रॉडली अगर इसको हम देखें तो हम इसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में या तीन डिफरेंट डायमेंशन में। वन इज इन्वायरमेंटल, एथिकल एंड फिलैंथ्रोपिक। अब इन्वायरमेंटल में क्या है कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वायरमेंटल सेंस में लेकर आती है कि इन्वायरमेंटली वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं कि वो ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करें अपना जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। ठीक है, या वो ऐसे काम करती हैं जिससे इन्वायरमेंट को फायदा हो। जिस तरह बहुत सारी कंपनीज जो है, मैंने आपको कहा कि ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाती हैं, या अपनी वेस्ट मैनेजमेंट ऐसे कर लेती हैं कि रिसाइकलेबल कर लें कि जो उनका वेस्ट है वो दोबारा से रिसाइकल हो और उसका जमीन के ऊपर बोझ ना पड़े। या फिर ये है कि आपका जो वेस्ट है वो रिवर्स में या कहीं और आप किसी ऐसी जगह पर डंप तो नहीं करे जिससे सोसाइटी जो है वो अफेक्ट कर रही है। अगर आप उसे पानी में डंप करें तो वो समंदर में जा रहा होगा, मैरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही होगी, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये इन्वायरमेंटल सीएसआर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एथिकल सीएसआर। एथिकल में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत सारी एथिकली और मॉरली जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं जिससे सोसाइटी जो है वो मॉरली बूस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो इन्वायरमेंट इतना अच्छा रखा हुआ है, इतना आपने अपने एम्प्लॉयज को इतना आपने इनकरेज किया हुआ है, इतना पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया हुआ है कि वो अच्छा काम करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वर्क प्लेस पे आप एथिकली में ये भी आ जाता है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे पाकिस्तान में ये पॉलिसी है कि आपने अंडर 18 चाइल्ड लेबर जो है वो आप नहीं करे। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड लेबर है इसका मतलब है वो एथिकली सीएसआर नहीं कर रही। उसके अलावा आप अपनी एम्प्लॉयज को सैलरीज वगैरह जो है वो अच्छी दे रहे हैं, कंपैटिटिव दे रहे हैं, और आप अपने जो आपके सप्लायर्स हैं और उन सब के साथ भी आपका अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये सारा जो है वो एथिकल सीएसआर में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक में क्या आ जाता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आपके लिए फलाही, फिलैंथ्रोपिक को हम क्या उर्दू में कहते हैं कि फलाही काम करना, यानी कि वो
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर कर देती हैं, या फिर किसी ने ऐसा किया हुआ है कि वो फूड ड्राइव चला रहे हैं, फूड ड्राइव नहीं तो डिफरेंट जगह के ऊपर जो है वो मेडिकल कैंप्स लगवा रहे हैं। इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फलाही कामों की तरफ आ जाती हैं, तो वो उसकी तरह से भी सोसाइटी को में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी ये कहती है कि हम आज की अपनी नीड्स को पूरा इस बेसिस पे ना करें कि हम फ्यूचर के लिए अपनी जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अगर आप यहाँ पे देखें, लोग हैं, प्लैनेट है और प्रॉफिट है, कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉफिट के लिए इतना ज्यादा चीजों को इस्तेमाल ना करना शुरू कर दें, इतना वेस्ट क्रिएट ना कर दें, या इतना चीजों को सोर्सेज को यूटिलाइज विदाउट थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर करना शुरू कर दें कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी ना रह जाए। अब जिस तरह से यहाँ पर आप देखें कि हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो अपना वेस्ट मटेरियल या वेस्ट मैनेजमेंट, अब पहले होता था कि हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस उसको डंप कर देती थी। अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि आप अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी फैसिलिटी लगाएं कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसकी वेस्ट मैनेजमेंट इतनी अच्छी हो कि वो रिसाइकलेबल हो जाए। क्योंकि आपको ये आइडिया होगा, जैसा प्लास्टिक वगैरह है कि ये डिकम्पोज नहीं होता, तो ऑर्गेनाइजेशंस अब इस तरफ से आ रही हैं कि आप ऐसी सस्टेनेबल एक्टिविटीज लेकर आए कि आप ना तो सोसाइटी को डैमेज करें, ना ही जो आपकी सोसाइटी में फ्यूचर जनरेशन्स को जो चीजें जरूरत होंगी कि ना उनको आप अभी ना खत्म कर दें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से ट्री प्लांटेशंस की बात की जाती है कि जो जिन में आप कह लो कि जिन इंडस्ट्री में लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वो ये कहते हैं कि आप लकड़ी अगर इस्तेमाल करें तो उतनी आप जनरेट भी करें। ठीक है, ये नहीं कि आप काटी जा रहे हैं काटी जा रहे हैं और इन फ्यूचर जिस तरह से ये कहा जाता है कि आज से 25 साल बाद दुनिया में पानी खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। जिस तरह अब ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं, इस तरह से और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो अब जो मेन कॉन्सेप्ट अब ऑर्गेनाइजेशन जो शिफ्ट हो रही है वो किसकी तरफ हो रही है? सस्टेनेबिलिटी की तरफ, यानी कि सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही हैं कि आप अपनी आज की नीड्स को सेटिस्फाई करें लेकिन फ्यूचर की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप फ्यूचर को भी ध्यान में रखें कि आज जो हम कदम उठा रहे हैं उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अच्छा या बुरा। अगर बुरा है तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसकी बजाय हम कोई और प्लान ऑफ एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये अब आपको बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलेगा, बार बार रिपीटेडली इस पे आपका एक कोर्स भी होगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहता है कि ये एक वो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस हैं किसी भी कंपनी में, कंपनी के, जिनके अकॉर्डिंगली वो कंपनी अपना सारा काम करती है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो क्या करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर को आइडेंटिफाई करती है और अकाउंटेबिलिटी को लेकर आती है। आप जो डिसीजंस बना रहे हैं आप उनके लिए अकाउंटेबल हैं। ठीक है, अकाउंटेबल आप किन के लिए हैं? कि ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो किसके बिहाफ पे काम करती है? शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे काम करती है। और क्यों काम करती है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी रूल्स, ऐसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए कि आप फेयर रहकर आप काम करें, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करें, और जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कह रही है कि जो ऑपरेशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जब ऑपरेशंस ट्रांसपेरेंट होंगे तो ऑब्वियसली हम अकाउंटेबल हो जाएंगे शेयर होल्डर्स की तरफ, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उनमें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सेंस ऑफ ऑनरशिप होगी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हम उसके लिए जवाबदेह हैं। किसके आगे? शेयर होल्डर्स के आगे। जब ये चीज उनमें अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी मैनेजर्स में, तो ऑब्वियसली वो अपनी डीलिंग में भी फेयर हो जाएंगे, यानी कि डीलिंग्स में कोई भी हेरा फेरी नहीं करेंगे। जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो हमारे पास इस कंपनी में क्या आ जाएगा? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ जाएगी, यानी कि इस कंपनी की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अच्छे हैं, और वो किसकी फेवर में जा रहे हैं? शेयर होल्डर्स की फेवर में जा रहे हैं। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, जो कि आप रिपीटेडली आपने अकाउंटिंग में पढ़ा भी होगा। उसको हम थोड़ा सा एक दफा दोबारा से भी देख लेते हैं
कि डेप्रिसिएशन क्या कहती है, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, टैक्स पर्पसेस और बोथ। डेप्रिसिएशन ये कहती है कि आप जब भी कोई कैपिटल खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसकी जो लाइफ है या उसकी जो आप कह लो कि उसका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि आज अगर हमने अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई मशीनरी खरीदी है तो आज उसकी वैल्यू या उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज होती जाएगी। तो डेप्रिसिएशन ये कहती है कि हमें अपने जो एसिड है, कैपिटल जो एसिड है हमारा, उसकी हमें कॉस्ट के एलोकेशन करनी चाहिए पूरे टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल हमें पहले उसका एनालिसिस करना पड़ता है कि अगर मैंने एक लैपटॉप खरीदा है अपनी कंपनी में, ठीक है, मैं आईटी में मैंने लैपटॉप खरीदे, तो इस लैपटॉप की लाइफ कितनी है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो लैपटॉप मैंने खरीदा है इसकी लाइफ 5 साल है, तो इसकी कॉस्ट को हम उन 1 लाख का खरीदा तो उसको हम 5 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर हर साल उसमें से जो उसका एक जिस 1 ईयर गुजर गया तो अब उसकी उसमें से 1 ईयर की जो कॉस्ट थी वो हम माइनस कर देंगे, तो ये हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का फायदा क्या होता है कि जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, तो हमारा जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि इनकम में से हम जब एक्सपेंस को माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इनकम में से जब हम डेप्रिसिएशन इनका एक्सपेंस माइनस करें तो हमारी अमाउंट और कम हो जाएगी। अब उसके ऊपर जब हम टैक्स अप्लाई करेंगे तो हमारी जो टैक्स की अमाउंट है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो डेप्रिएशन का जो सबसे ज्यादा फायदा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आता है वो ये आता है कि हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से जो है हमें टैक्स का जो है वो कम अदा करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें डबल डिक्लाइनिंग मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये वो उसकी इतनी हम डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या है? डिविडेंड एक वो अमाउंट है जो कंपनी अपनी अर्निंग्स में से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स को एट द एंड ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर पे करती है। ठीक है, अब इसका क्या प्रोसेस है, कुछ कंपनीज पे करती हैं इन द फॉर्म ऑफ द कैश, कुछ जो है वो शेयर ही ऑफर कर देती हैं और कुछ ऑफर नहीं करती। ये फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कितना डिविडेंड पे करना है या नहीं पे करना, अगर पे करना है तो कितना पे करना है, किस फॉर्म में पे करना है, ये सब कुछ जो है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे आप ये देखें कि इन्वेस्टर है कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं तो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, ठीक है, और मैंने उसकी हिस्ट्री देखी कि वो कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है। अब क्या हुआ कि जब क्वार्टर हम कहते हैं 3 महीने को, ये डिपेंड करता है कि कंपनी ईयरली बोनस डिविडेंड अलाउ करती है या करती है। जब वो अपनी एवेल्युएशन करेगी कंपनी की और कंपनी ने ये देखा कि हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है और कंपनी अनाउंस करती है कि हम डिविडेंड पे करेंगे, ठीक है, तो वो जो डिविडेंड की अमाउंट कंपनी पे करती है और उसकी कोई डेट होगी कि इस डेट पे हम डिविडेंड पे करेंगे, उस डेट के ऊपर वो इन्वेस्टर को वो डिविडेंड पे कर दिया जाता है। यूजुअली ये छोटी अमाउंट होती है, इतनी बड़ी आपकी ओरिजिनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की थी वो वहीं की वहीं रहेगी, एडिशनल उसके ऊपर आप कह लो कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी कंपनी उसमें आपको अपने कंपनी के प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है और उसको आपको दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है कैपिटल गेन्स एंड लॉसेस का। कैपिटल गेन या लॉस क्या है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी भी एसेट को सेल करती है तो उससे जो उनको बेनिफिट आता है। अब क्या है, इसमें दो तरह के चीजें आ सकते हैं। अगर आप ये देखें कि हमने जो एसेट परचेज किया उसको अगर हमने उसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे सेल कर दिया तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन के, हमें उससे फायदा हुआ है। और अगर हमने ओरिजिनल प्राइस से हमने लेस पे उसको सेल किया है तो वो हमारा किस में चले जाएगा, लॉस में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जिस तरह लैपटॉप की बात करते हैं, मैंने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा, साल बाद 2 साल बाद ही किसी मौके पे मुझे उसकी जरूरत नहीं है, हमने को अपग्रेडेशन कर दी तो हम पुरानों को सेल करना चाहते हैं और वो मैंने 1 10 का सेल कर दिया, तो जो 10,000 है वो मेरे पास किस में अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल गेन में आ जाएगा। और अगर मैंने 1 लाख का लिया था और अब मेरा सेल हो रहा है वो 80,000 का या 50,000 का, तो जो 20,000 है वो मेरे पास किस में कंसीडर हो जाएगा, कैपिटल लॉस में।
यानी कि एसेट की कॉस्ट प्राइस से अगर हम ज्यादा पे सेल कर रहे हैं तो दैट विल बी कंसीडर्ड दैट कैपिटल गेन। और यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं करें, यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे यहाँ पर ये है कैपिटल एसेट, यानी कि कंपनी अपना कोई एसेट सेल करती है। फॉर एग्जांपल के आईटी की कोई चीज होगी, कोई मशीनरी होगी, वो हमें सेल करनी पड़ी, हमने अपग्रेडेशन कर दिया, जो पुरानी है वो हम सेल करना चाहते हैं। या फिर कोई फर्नीचर ऐसा था पड़ा हुआ, ये एसेट को जब हम सेल करेंगे तो वो आएगा किस जुमरे में, कैपिटल गेन और लॉसेस में। जब हम कंपनी जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जब हम उसकी सेल करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे प्रॉफिट में आ जाता है। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।